मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हारूनी है और आज मैं आपसे एज अ पैरामेडिकल प्रोफेशनल मुखातिब हूँ। कुछ दोस्तों की कॉल्स और मैसेजेस थे कि डेंगू फीवर के हवाले से जो है जी वो उनको आगाह किया जाए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये वीडियो अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए ये बना रहा हूँ। और आज की वीडियो में जो है मैं आपको डेंगू फीवर के हवाले से बताऊँगा कि डेंगू फीवर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल UH स्टूडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक करें और साथ जो रेड बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो मेरे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। जी, तो पहला सवाल था कि जी डेंगू फीवर क्या है। तो बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको शॉर्टली समझाऊंगा कि डेंगू फीवर वो फीवर है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है, जो कि मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात डेंगू फीवर वैसे तो शुरू में 4 से 7 दिन या फिर 10 दिन के बाद रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादातर तो बंदा रिकवर कर जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ कि डेंगू फीवर हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी अगर फैलने की वजूहात हम देख लें तो उसमें ऐसा है कि जी पाकिस्तान में जो मानसून की जो बारिशें होती हैं सितंबर से लेकर दिसंबर के आखिर तक, जो कि आज सितंबर की 18 है, तो डेंगू फीवर जो है जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं ज़िला मानसरा से मेरा ताल्लुक़ है, तो ज़िला मानसरा में इस वक्त ये जो है इंतहा को पहुंच चुका है। यकीन माने कि हमारी तहसील दरबंद जो है उसमें इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कि हर घर में 3 से 4 अफराद जो हैं वो इस वक्त डेंगू से मुतासर हैं। इसकी अगर अफजाइश की बात की जाए कि यह कहाँ पर सर्वाइव कर सकता है और किस तरह से ये पैदा होता है, तो जी ये उन जगहों पर पैदा होता है कि जहाँ पर गंदगी के ढेर होते हैं, कूड़ा करकट पड़ा होता है, शॉपिंग बैग्स पड़े होते हैं, पानी जो है जी जहाँ पर जमा होता है बारिश के बाद जो खड्डे बन जाते हैं, खड्डों में जो पानी जमा होता है सड़क पर। उसके अलावा घर में जो गमले रखे हुए होते हैं उनमें जो पौधे लगे हुए हैं उनमें जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। या यूज़ेबल जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, उनको जब आप फेंक देते हैं, टीन्स डब्बे जो हैं उनको जब फेंक देते हैं उनके अंदर गंदा पानी होता है। या फिर तामीर शुदा मकान जहाँ पर घर का काम हो रहा हो वहाँ पर जब पानी इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर जमा होता है, तो उसके अंदर इसकी अफजाइश हो सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये शॉपिंग बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के, वो सड़क पर आपको पड़े नज़र आएँ या किसी भी गंदी जगह पर, तो वहाँ पर उनमें भी पानी होता है, तो उस पानी में भी इसकी अफजाइश हो सकती है। और उसके अलावा इसकी अफजाइश अफजाइश जो है वो साफ़ पानी के अंदर भी ये जो है वो सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पर भी ये पैदा हो सकता है। अगर पानी ढाँप कर नहीं रखा हुआ तो उस पानी को हरगिज़ इस्तेमाल न करें और उस पानी को ढाँप कर रखें ताकि उसके अंदर जो है वो ये जो है अपने अंडे ना डाल सके और वहाँ पर भी जो है डेंगू वायरस का ख़तरा, उसकी अफजाइश का ख़तरा जो है वो ना पैदा हो सके। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक सवाल मेरे पास ये भी आया है कि आप इसका जवाब भी दें कि ये अगर एक शख्स को डेंगू फीवर है तो अगर उसको एक मच्छर काटता है, आम मच्छर की बात की जा रही है, तो क्या उस वो मच्छर जाकर एक हेल्दी पर्सन को काटता है, एक सेहतमंद इंसान को जब काटता है, तो क्या उसको डेंगू फीवर होगा? तो जी बिल्कुल डेंगू फीवर होने के चांसेस उसको हैं, क्योंकि वो एक आम मच्छर जब किसी डेंगू फीवर वाले पेशेंट को काटेगा तो वो वायरस जो है वो उस मच्छर के अंदर भी, एक आम मच्छर के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। और वो मुंतकिल शुदा वायरस की वजह से वो जब मच्छर एक सेहतमंद इंसान को काटेगा तो उसके अंदर भी इस वायरस के चांसेस हैं। तो ऐसा किया जाए कि जब आप देखें कि किसी इंसान के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर ये जब अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो फिर आप फौरी तौर पर उस शख्स को
जो है मच्छरदानी के अंदर एक अलहदा जगह में रख दें ताकि उसको कोई भी मच्छर ना काट पाए, जिसकी वजह से कोई और शख्स मुतासिर ना हो सके। इस तरह हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस आए हैं और उसकी वजूहात भी यही बनी है क्यों कि यहाँ पर मेरा ताल्लुक जो है तहसील उगी ज़िला मानसरा से है और ज़िला मानसरा की तहसील दरबंद में बहुत सारे केसेस इसी तरह से रिपोर्ट हुए हैं कि एक घर में 4-4, 5-5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुआ इसी तरह से कि जब एक पेशेंट मुतासर हुआ है तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वही केसेस हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारी बातें आपसे शेयर की जाए। तो अगर कोई शख्स मुतासिर हो जाता है तो उसको फ़ौरी तौर पर अलग रखा जाए। इसकी अलामात की अगर बात की जाए तो जी जिस शख्स को डेंगू फ़ीवर हो जाता है तो वो सख्त किस्म का उसको बुखार होता है, शदीद किस्म का बुखार में मुब्तला हो जाता है। उसके अलावा उसके जॉइंट जो हैं, ये हड्डियाँ जो हैं, जोड़ जो हैं वो दर्द करने लगते हैं। उसकी आँखों के पीछे जो है वो दर्द महसूस करता है। ये जो सर में है उसकी शदीद दर्द होता है और उसके अलावा उसके जिस्म पर जो है वो सुर्ख किस्म के निशान बन जाते हैं। ये इसकी ज़ाहरी अलामात में शामिल हैं और 4 से 7 दिन या फिर 10 दिन में बंदा रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये डेंगू फ़ीवर जो है वो हेमरेजिक फ़ीवर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ख़तरनाक भी साबित हो जाता है। तो जी अगर आप महसूस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द या किसी भी शख्स को डेंगू की अलामात हैं तो फ़ौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि शुरू में ही उसका इलाज बर वक्त तशख़ीस होकर इलाज किया जा सके ताकि उसकी जो ख़तरनाक हद है उससे बचा जा सके। जी अगर आप समझते हैं कि किसी शख्स में इसकी अलामात जो हैं जी वो ज़ाहिर हो गई हैं तो फिर उसमें अगर आप टेस्टों की बात की जाए कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए तो आप जो शुरू में टेस्ट करते हैं फ़ौरी तौर पर उस मुतासरा शख्स का आप CBC का टेस्ट करें, कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है। उसके साथ NS1 डेंगू NS1 एंटीजन का टेस्ट आप करवा सकते हैं जिससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि शख्स को जो मुतासरा शख्स है जिसमें अलामात पाई जाती हैं वो डेंगू फ़ीवर है या नहीं है। ऐसा होता है कि जब आप CBC का टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको WBC और प्लेटलेट्स काउंट करने होते हैं कि उनकी रेंज क्या है। अगर देखा जाए तो WBC वाइट ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से लेकर 11000 तक होती है। इसमें ये होता है कि ये गिरना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ होना, कम होना शुरू जिसको हो जाता है तो उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी गिरना, डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब इन दो चीज़ों को कंफर्म कर लें तो फिर उसके बाद आप उस शख्स का जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप डेली की बुनियाद पर उसका CBC का टेस्ट करवाएं ताकि आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख कर ये चीज़ काउंट कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि उस शख्स के WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जिनका फंक्शन ये है कि वो ब्लीडिंग होने से रोकते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं, ब्लड को जमने में मदद देते हैं, वो कितने हैं और उनकी रेंज क्या है और वो रेंज से कम है या ज़्यादा है। इन चीज़ों को काउंट करना, मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी शख्स में ये अलामात देखते हैं उसका टेस्ट फौरी तौर पर करें और टेस्ट करने के बाद डेली की बुनियाद पर अगर तशख़ीस हो जाती है कि डेंगू फ़ीवर है उस शख्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, मॉनिटर करें कि उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो मज़ीद गिर तो नहीं रहे। अगर किसी शख्स के प्लेटलेट्स जो हैं वो 50,000 से नीचे आ जाते हैं तो वो फिर उस शख्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर उस शख्स को प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसा होता है कि जब प्लेटलेट्स मज़ीद गिर जाते हैं 50 से तो फिर मुतासर शख्स की नाक से और मुसड़ों से खून आना भी शुरू हो जाता है। मज़ीद खून को रोक नहीं पाते प्लेटलेट्स, उनको क्लॉट नहीं कर पाते, उसको जमने में मदद नहीं दे पाते। तो फिर जो है खून आना मुसड़ों से, नाक से, तो इस तरह से वो खून आना शुरू हो जाता है जो कि ख़तरनाक सूरत हो सकती है। पेशेंट जो है वो ख़तरनाक हद तक जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर वैसे तो ये 4 से 7 दिन या फिर 10 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है, लेकिन बाज़ोकात बहुत रेयर केसेस में ऐसे भी हुआ है कि पेशेंट जो है वो ख़तरनाक हद तक गए हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको मॉनिटर किया जाए और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि प्लेटलेट्स की
जो रेंज है उससे कम ना हो, 50,000 से ये कम ना होने पाए। अगर 50,000 से ये कम होंगे तो फिर पेशेंट जो है वो किसी भी ख़तरनाक ख़त में जा सकता है, किसी भी ख़तरनाक सूरत में आपको जो है वो सामना कर सकते हैं आप, उसका सामना हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए। जी, इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए कि इसको कैसे इसका इलाज किया जाए, तो इसका सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है। आप अगर देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है और सर में दर्द है, तो आप उसको पेनाडाल सिर्फ दे सकते हैं। उसकी अलामती जो दवाई है वो दे सकते हैं। इसमें आप एस्पायरिन जो कि खून को पतला करने में मदद देती है, वो किसी सूरत में नहीं दे सकते। डाइक्लोफेनेक्स जो भी पेन किलर्स होती हैं वो आप नहीं दे सकते। आइबुप्रोफेन जो कि ब्रूफिन की सूरत में सिरप्स या टैबलेट्स आती हैं वो आप नहीं दे सकते। इनमें आप कोई भी मेडिसन खुद से कभी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि पेशेंट को तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें। पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, आप उसको जूसेस की सूरत में दे सकते हैं, उसको ओआरएस की सूरत में दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समझते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें और उसको जो सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। और डॉक्टर बाकी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर ख़ुद करेगा, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पेनाडाल आप दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। उसके अलावा आप एप्पल रस दे सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। 1 गिलास एप्पल रस विद लेमन जूस अगर आप पेशेंट को सुबह शाम 2 टाइम दें तो उसमें पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ आप दे सकते हैं। उसके अलावा हमने बहुत से पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है। पपाया जिसको पपीता कहा जाता है उसका जूस दे सकते हैं। उसके लीफ जो होते हैं, लीफ उसके जो पत्ते होते हैं उसका जूस निकाल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है जी वो जल्दी रिकवर करते हैं। उसके प्लेटलेट्स की जो काउंट होती है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है जी वो बढ़ती है। ये चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। आप खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है और वो आप समझते हैं कि वो स्टेबल नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, वो रिकवर नहीं कर रहा, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और अंडर ऑब्जर्वेशन रखें ताकि आप किसी भी ख़तरनाक हद से बच सकें। जी, तो ये था आज का टॉपिक। डेंगू फीवर के हवाले से मैंने आपसे जो शेयर करना था वो शेयर किया। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल यूएच स्टूडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को भी शेयर करें और उसके साथ साथ फेसबुक पेज यूएच स्टूडियो को फॉलो और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं कोशिश करूंगा कि हेल्थ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। और एज अ पैरामेडिकल प्रोफेशनल मेरा ये हक बनता है कि जिस चीज़ का मुझे इल्म है, जहाँ तक मैं इल्म रखता हूँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज करके, आप मुझे टेक्स्ट करके, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपसे हर बात शेयर करूँगा और आपको उसकी जो बेहतर मालूमात होगी वो फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।